नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण कोर्स का आज ये 16वां लेक्चर है और इस लेक्चर में दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय। लेकिन यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी हम यहाँ पे 2 वीडियो लेके आएंगे। आज हम यहाँ पे उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उपसर्ग संबंधी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू अंग्रेजी के उपसर्ग, ये सभी उपसर्गों के बारे में आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों उपसर्ग या हिंदी व्याकरण के संपूर्ण जो ये 30 दिन का संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स है, इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ ये कोर्स दोस्तों आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको कैसे लगे उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन समीप आना भी 2 प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कार है, ठीक है। अब समीप इधर से भी आ सकते हैं कोई शब्द और इधर से भी आ सकता है। लेकिन उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी प्रारंभ से समीप आते हैं इधर से। तो उदाहरण देखो, या आप परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे उपकार है ना, तो उपकार एक शब्द है। उपकार किस प्रकार से बना है? तो 2 शब्द थे, एक कार और एक था उप। तो जो उप शब्द है ये कार शब्द के प्रारंभ में जुड़ गया। अब जब ये प्रारंभ में जुड़ गया है तो एक नए शब्द का यहाँ पे निर्माण हो चुका है, उपकार। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कार के प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा? उप शब्द जुड़ा। यानी जो शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। तो प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द होते हैं उपसर्ग। और यहाँ पे प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा है? तो वो जुड़ा है उपकार, ठीक है, उप। तो ये देखो उप यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैं ला रखा हूं आपके सामने, आधनहार। तो जो आ यहाँ पे क्या है, वो क्या कर रहा है? वो हार शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहा है और एक नए शब्द यानी आहार का निर्माण कर रहा है। तो जो शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग आप समझ गए होंगे। उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब उस उपसर्ग के भेद जान लेते हैं। तो उपसर्ग को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, वैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग में आपके उर्दू के उपसर्ग भी आ गए और अंग्रेजी के उपसर्ग भी आ गए। यानी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके जितने भी उपसर्ग होते हैं उनका अध्ययन हम विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे इन तीनों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि तीनों के यहाँ पे बहुत सारे उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग तो लगभग आपके संस्कृत के ही मूल उपसर्ग हैं, 22। अब बात ये बनती है कि इन उपसर्गों को किस प्रकार से याद करना है और किस प्रकार से इनको क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। तो देखो समझाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, अगर आप वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के मूल उपसर्गों की। तो संस्कृत के होते हैं 22 मूल उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा आपको ध्यान रखना है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। कौन कौन से ये 22 उपसर्ग? तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे उपसर्ग हैं संस्कृत के। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर और निस, प्र, प्रा, परि, प्रति, वि, सु, सम और अन। तो ये 22 उपसर्ग किसके हैं? ये हैं आपके संस्कृत के। अब यहाँ पे इनका अर्थ भी मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, तो इनका अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उपसर्गों में से, उपसर्ग और प्रत्यय में से? तो अधिकांशतः क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत कम बनते हैं कि निम्न में से संस्कृत के उपसर्ग कौन है, या उर्दू के, या आपके अंग्रेजी के, हिंदी के। ये बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो कभी कभार बन जाते हैं।
लेकिन बहुत कम बनते हैं। अधिकांशतः प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे यहां से कोई भी ऑप्शन उठा दिया, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है या उत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रकार के सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपने ये उपसर्ग आपको ध्यान होंगे कि इस प्रकार का कोई उपसर्ग हो सकता है। खैर, इनके बारे में अभी हम जानेंगे आगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से और आप कंफ्यूज किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, अत्यंत। अत्यंत, ठीक है। अब यदि आपने ये उपसर्ग नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता है कि अति नाम का भी कोई उपसर्ग होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या आएगा, जैसे आगे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको उपसर्ग इसमें बताना है। ऑप्शन आएगा अति, दूसरा ऑप्शन आएगा अत, तीसरा आएगा आपका अत्या, और चौथा आ जाएगा अति। अब देखो, हो गया ना बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल। तो अगर आपको पता नहीं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें अत्य उपसर्ग हो सकता है या इसमें अत हो सकता है या अति हो सकता है या अति हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये भी उपसर्ग नहीं है, ये भी उपसर्ग नहीं है और ये भी उपसर्ग नहीं है, अति एक उपसर्ग है संस्कृत का, ये देखो, तो यहां पे आप क्या करोगे, सही अति सही कर दोगे अगर आप उपसर्ग आपने पढ़े होंगे और उपसर्गों की अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, ये सारे के सारे शब्द, इसके कोई ऐसे ट्रिक नहीं है कि आपको बता दिए और आपने सारे के सारे शब्द याद कर लिए, सारे के सारे शब्द रट दिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, एमसी को सॉल्व कीजिए। तो अब बात करेंगे एक एक करके इन शब्दों के बारे में, और कुछ कुछ शब्द, क्योंकि इतने सारे शब्द हैं सभी हम यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसे ट्रिक तो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूं, मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद आपको अपनी तरफ से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे अति उपसर्ग है, तो यहाँ पे देखो अतिशय, अति का मतलब होता है अधिक, अतिशय, अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी देखो क्रमण कर रखा है, जैसे कुछ मतलब कब्जा करना, और अधिक अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो अतिक्रमण हो गया। अतिवृष्टि, तो एक दो गई वृष्टि यानी नॉर्मल सामान्यतः बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, लेकिन अगर अधिक बरसात हो जाती है, हद से ज्यादा बरसात हो जाती है, तो फिर हम अधिक वृष्टि तो लिखते नहीं है, क्योंकि अधिक कोई भी क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है, हम क्या लिखते हैं, अतिवृष्टि। और हमें पता है कि अति का मतलब ही क्या है, अधिक है, यानी अधिक बरसात। तो यहां पे देखो अति जो शब्द है, जो अति शब्द है वो वृष्टि के प्रारंभ में जुड़ गया है। अब वृष्टि का अर्थ तो था यानी बरसात, लेकिन अब अति अगर वृष्टि के प्रारंभ में जुड़ गया है तो इसने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया है, अतिवृष्टि, जिसका अर्थ है अधिक वर्षा। तो इस प्रकार से उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अति शीघ्र, देखो शीघ्र आना, लेकिन अगर किसी को जल्दी से अधिक जल्दी बुलाना होता है, अधिक जल्दी बुलाना होता है तो उसे कहेंगे अति शीघ्र, यानी अधिक शीघ्र आना। अत्यंत, यहां पे देखो अति धन अंत, अत्यंत। अत्याचार, अति धन आचार। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने संधि तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है, तो कई बार संधि के माध्यम से भी आप इसमें उपसर्ग पहचान सकते हो, लेकिन सामान्यतः कई बार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहां पे, क्योंकि संधि तो कहीं पे भी बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संधि वाला जो पहला शब्द होता है वो जरूरी नहीं कि वो उपसर्ग हो। तो इसलिए आपको ये सारे के सारे उपसर्ग ध्यान रखने होते हैं। अधि, देखो अधिकमल होता है, जो मुख्य होता है, जो प्रधान होता है, जो श्रेष्ठ होता है। अधिनियम, अधिनायक, नायकों में से जो अधिक श्रेष्ठ नायक है उसे कहा जाएगा अधिनायक। अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष और अध्ययन। तो इनमें देखो सब में कौन सा यहाँ पे क्या हो गया है, कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधि उपसर्ग लगा है, अधि अधि अधि। अब देखो जो इस प्रकार के शब्द है, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, इसमें तो सामान्यतः पता चल जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, लेकिन इस प्रकार के शब्द, तो इस प्रकार के शब्दों के लिए आपको संधि का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और संधि मैंने आपको स्वर संधि से लेकर व्यंजन और विसर्ग संधि तक ये हम आपको पहले ही दोस्तों पढ़ा चुके हैं, तो वो टॉपिक आपका अच्छा कवर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद और अनुभव। तो सब में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है,
ये देखो अनु उपसर्ग है। अप का मतलब है बुरा, अपयश यानी बुरा यश, अप शब्द यानी बुरे शब्द कहना किसी को तो अप उपसर्ग हो जाएगा उसमें, और शब्द के पीछे अप जुड़ जाने पर वो हो जाएगा बुरा शब्द। अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय और अपशकुन। उसी प्रकार से अभि उपसर्ग देखो, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय और अभिभाषण। अव उपसर्ग देखो संस्कृत का, अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा और अवरोहण। उसी प्रकार से आ उपसर्ग देखो, आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन और आजन्म। आजन्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यक्ष कई बार, अध्ययन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार से उत उपसर्ग देखो, उत का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कंठा, उत धन कंठा, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत, उत धननत। ये मैंने आपको संधि में पढ़ा रखे हैं। तो उन्नत में आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें उन उपसर्ग हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उन धन नत ये नहीं होता है। इस प्रकार से संधि नहीं जुड़ती है। मैंने संधि में आपको पढ़ा रखा है कि उन्नत में किस प्रकार से संधि होती है। तो इसमें कौन सी यहाँ पे उपसर्ग है तो वो है उत। और वैसे भी उन दिख रहा है कहीं उपसर्ग इसमें, मतलब संस्कृत का तो कोई भी यहाँ पे उन नामक उपसर्ग नहीं है। अन तो है, उन नहीं है, तो इसलिए आप उन नहीं कर सकते हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है कि आप अगर उसका विच्छेद करोगे तो उसमें आपको लग सकता है कि उसमें उन हो रहा है, लेकिन उन अगर कोई उपसर्ग ही नहीं है तो आप करोगे क्यों भाई। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में, हाँ हिंदी में है उन, ठीक है। आप देखो उप का मतलब होता है सहायक, जैसे उपभोग, उपवन, एक होता है वन, और वन का जो सहायक वन है उपवन। उपमंत्री, मंत्री का सहायक मंत्री उपमंत्री। उपयोग, उपनाम और उपहार। दुर का मतलब होता है कठिन या गलत, दुर्दशा, देखो दुर्धन दशा, दुर्दशा। दुर्धन आग्रह, दुराग्रह में देखो दुर्धन आग्रह, दुराग्रह। तो कई बार आप संधि के प्रयोग से भी उपसर्ग शब्द की पहचान कर सकते हो। दुर्धन गुण, दुर्गुण। दुर्धन आचार, दुराचार। दुर्वस्था, दुरुपयोग। अब देखो देखो यहाँ पे दुष् का मतलब बुरा या कठिन। दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म यानी बुरा कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। दुस्साहस, बुरा साहस करना, कठिन साहस करना, दुस्साहस, दुस्साध्य। नी भी यहाँ पे एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। तो निडर यानी बिना डर का, तो नी यहाँ पे उपसर्ग है। निगम, निवास यानी बिना निवास का, तो नी यहाँ पे उपसर्ग है। निषेध, निबंध और निषिद्ध। निर का अर्थ होता है बिना, निर का अर्थ भी बिना होता है। तो निराकार, निर्धन आकार, निराकार यानी जिसका कोई भी आकार नहीं है, बिना आकार का है जो, उसे कहेंगे निराकार। निरादर, बिना आदर के है जो, निरादर। निरोग, नीरस, निरीह और निरक्षर। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है वो है निर। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों निस उपसर्ग हो गया। प्र, परा, परि, प्रति। प्रति में देख लो प्रतिदिन। अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, संपूर्ण इसके नोट्स। तो वहां से भी आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रकार के मतलब इन शब्दों के लगभग एमसीक्यू बहुत सारे दिए गए हैं इस पीडीएफ में, डिटेल्स वाली पीडीएफ में। तो एमसीक्यू भी आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। वैसे इसके एमसीक्यू आपसे जरूर कराए जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के एमसीक्यू आपको साथ साथ में कराए जाएंगे। लेकिन इसके एमसीक्यू अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसका डिटेल्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले वहां से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बुक्स होंगी आपके पास। उसके बाद देखो दोस्तों, हाँ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, हम प्रति की बात कर रहे थे। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रतिदिन यानी प्रति एक दिन, प्रतिदिन हो गया। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप और प्रतिध्वनि। वी का देखो, वी का विशेष होता है विजय, विशेष जय यानी विजय। विहार, विशेषार्थ विहार। विख्यात, विशेष ख्याति, तो वी इसमें क्या है उपसर्ग है। व्याधि, व्यसन और व्यवहार। सु का मतलब होता है अच्छा, सुगंध, सुयस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह, और अन यानी नहीं या बुरा। तो ये आपके क्या है संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्गों की ओर। हिंदी के उपसर्ग यहाँ पे जैसे अन हो गया, अध, उन, औ, कु, ये सारे के सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पे
देख सकते हैं। इनका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है उसी प्रकार से। अब देखो अन का अर्थ होता है निषेध, निषेध यानी नहीं, निषेध का मतलब वही तो होता है नहीं। तो देखो अनबन यानी जहां पे जिससे बात नहीं बनती है, तो उससे बात अगर नहीं बनती है तो हम देखो एक होती है बात बननी, लेकिन अगर बात नहीं बनती यानी निषेध वहां पे हो रहा है तो वहां पे हो जाएगा अन उपसर्ग जुड़ जाएगा अनबन। अनपढ़ यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है, एक है पढ़ा हुआ, ठीक है, या पढ़ा लिखा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है यानी निषेध वहां पे हो रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो अन जुड़ जाएगा। अन का मतलब ही निषेध होता है यानी नहीं। अनपढ़, अनजान यानी जो जानता नहीं है, जिसे हम जानते नहीं है, अनजान, अन उपसर्ग जुड़ गया। अनहोनी, अनमोल और अनचाहा। उसी प्रकार अध यानी आधा, अध पका, अध मरा, आधा जो मरा हुआ है। अध जला यानी जो आधा जला हुआ है, अध उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अध खिला यानी आधा खिला हुआ, आधा अध उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अध नंगा और अध गला। उन देखो उनका मतलब होता है एक कम। अब देखो उन का मतलब यहाँ पे एक कम है, तो 39 यानी 40 में से एक कम 39। देखो 40 होता है, 40 से पहले 39 होता है, तो 40 माइनस 1, 40 में से एक कम अगर आप करोगे तो 39 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उन उपसर्ग लगा हुआ है। 19 20 में से एक कम, 29 30 में से एक कम, 60 में से एक कम और 79। ओ का मतलब होता है अब, अवगुण, ओगढ़, औसर। उसके बाद देखो कु का मतलब होता है बुरा। कु जो उपसर्ग है हिंदी का, ये हिंदी का उपसर्ग है और इसका मतलब है बुरा। जैसे कुपुत्र, देखो पुत्र है, लेकिन जो बुरा पुत्र होता है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, कु लगा देते हैं यानी कुपुत्र। तो कु का मतलब बुरा है, तो यहाँ पे पुत्र के पीछे कु लगा हुआ है। कु एक उपसर्ग है जो कि इस पुत्र के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, कुपुत्र। कुरूप जिसका रूप बुरा है, कुरूप। कुख्यात, कुचक्र और कुरीति जो बुरी रीति है उसे कहेंगे कुरीति। चौ देखो यहाँ पे चौ का मतलब चार होता है, चौराहा यानी चार राहों वाला चौराहा। चौमासा, चार पायों वाला चौपाया। चौरंग, चौकन्ना और चौमुख यानी चार मुखों वाला। पच का देखो पचरंगा, पचमेल, पचकूटा। उसी प्रकार से पर का मतलब दूसरा होता है, परहित यानी दूसरे का हित करना। परदेसी दूसरे देश का। परजीवी, परकोटा, परलोक यानी दूसरे लोक और परोपकार। परधनु उपकार, तो इसमें भी क्या हो जाएगा पर, यहाँ पे क्या हो रहा है पर धन उपकार, इसलिए आपको संधि का नॉलेज होना ही चाहिए, तो परोपकार हो जाएगा। तो इसमें पर क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है। बिन देखो यहाँ पे बिना यानी बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया। तो ये यहाँ पे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है दोस्तों, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। बहु का देखो, बहु का मतलब होता है ज्यादा, तो बहुमूल्य यानी अधिक मूल्य, ज्यादा मूल्य वाला। बहुवचन, बहुमत यानी ज्यादा मतों वाला। बहुभुज ज्यादा भुजाओं वाला। बहुविवाह जिसके बहुत या ज्यादा विवाह है। आपका देखो, आपका मतलब होता है स्वयं से। आपका आज आप बीती, आपने सुना होगा ना कि वो क्या सुना रहा है, अपनी आप बीती सुना रहा है, यानी आप यानी स्वयं पे जो बीती हुई बातें हैं वो उनको सुना रहा है। तो आपका अर्थ यहाँ पे स्वयं होता है, स्वयं पे जो बीती यानी आप बीती। आप बीती में कौन सा उपसर्ग है, आप। अब यहाँ पे कई अभ्यर्थी आ भी तो सोच सकते हैं कि इसमें आ उपसर्ग हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि आ का अर्थ भी तो मतलब एक अर्थ स्पष्ट भी तो होना चाहिए। आप कही यानी स्वयं की जो कही हुई है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि आ धन पबीती करते हैं, तो भाई पबीती है क्या, पबीती कोई शब्द है क्या, नहीं है। तो आपने ये भी देखना है कि जो अंतिम शब्द है वो सार्थक उसका अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी में भी आप उठा के देख लो, यहाँ पे देखो पर धन हित, हित का एक अपना संपूर्ण अर्थ है। देशी का अपना एक संपूर्ण अर्थ है। जीवी का अपना एक संपूर्ण अर्थ है, जीव का। बोया का, उसके बाद किसी का भी आप देख लो गुण का है, अधिकांश, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी बातें। सम का मतलब होता है समान, समकोण यानी समान कोण वाला, समकक्ष, समतल। और दूसरे हो गया बुरायाहीन, दुत्कार, दुर्बला, दुर्जन। तो ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग थे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं जो विदेशी उपसर्ग हैं। विदेशी में आपके उर्दू के उपसर्ग आ जाएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाएंगे। तो उर्दू के जैसे ला हो गया, बद, बे, कम, गैर, ना, खुश।
हम, एन, सर, बेस, बा और अल, ये उपसर्ग हैं उर्दू के। और ला का अर्थ होता है बिना, जैसे लावारिस यानी बिना वारिस का, लावारिस, ला उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। लाचार, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब। लापरवाह, जो बिल्कुल मतलब परवाह ही नहीं करता, बिना परवाह वाला, तो वो लापरवाह व्यक्ति है। लापता, तो इनमें इन सभी शब्दों में ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बद का देखो, बद का अर्थ होता है बुरा, बद सूरत यानी बुरा सूरत वाला। तो बद एक क्या है, उर्दू का एक उपसर्ग है। क्योंकि यहाँ पे हिंदी में इसका कुछ अलग अर्थ है। जैसे यहाँ पे बुरा क्या था, यहाँ पे देखो हिंदी में बुरा के लिए कु का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बुरा के लिए बद का प्रयोग किया जा रहा है। बद एक उर्दू का उपसर्ग है। बदनाम, जिसका नाम क्या है, बुरा नाम है, तो बदनाम हो गया। बद दिमाग, जिसका दिमाग बुरा है। बदबू, बुरी बदबू, बुरी बू आ रही है, बुरी बू तो बदबू, बद लग गया ना पीछे। बद किस्मत, बुरी किस्मत वाला। बे का अर्थ देखो, बे का होता है बिना, बे का यानी बिना काम वाला, बे उपसर्ग लगा हुआ है। बेअसर, बिना असर वाला, बे उपसर्ग लगा है। बेरहम, बेईमान और बेरहम। उससे भी है कम, कम का अर्थ थोड़ा होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। कम वक्त, कमजोर। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप अन्य उपसर्गों को भी देख सकते हैं। गैर का मतलब होता है के बिना, वो गैर हो गया, यानी वो किसी के बिना हो गया, उसका कोई नहीं है तो वो गैर हो गया। गैर कानूनी, तो कानूनी के बिना, कानून के बिना गैर कानूनी। गैर जरूरी, गैर हाजिर और गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी। ना का अर्थ होता है अभाव। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखो, स्वयं आप इसको देखिए, क्योंकि इतने सारे शब्द यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिक तो है नहीं कि मैं ट्रिक आपको बताऊं और आपको सारे के सारे याद जाए। प्रैक्टिस आपको खुद करनी ही करनी होगी। अंग्रेजी के देखते हैं कुछ, तो अंग्रेजी के देखो यहाँ पे सब, सब का अर्थ होता है अधीन। हाफ, आधा होता है, ये सभी जानते हैं। को का मतलब होता है सहित। हेड, और हेड का अर्थ होता है मुखिया, और वाइस यानी सहायक। तो देखो यहाँ पे देखो, सब का मतलब अधीन ना, तो एक होता है रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के अधीन जो अन्य रजिस्ट्रार होता है उसे कहेंगे सब रजिस्ट्रार। तो सब का अर्थ यानी देखो अधीन हो गया ना सब का अर्थ। तो यहाँ पे अधीन रजिस्ट्रार तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सब रजिस्ट्रार। और सब किसका उपसर्ग हो जाएगा, अंग्रेजी का। सब जज यानी जज के अधीन जो जज आता है, सब जज। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अधीन जो आता है उसे कहेंगे सब इंस्पेक्टर। हाफ देखो यहाँ पे, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हम सीधे कई बार प्रयोग करते हैं ना, हाफ टिकट, हाफ कमीज। हाफ पैंट यानी आधी पैंट, आधा टिकट। हाफ शर्ट। को का मतलब सहित, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन और को एजुकेशन, उस एजुकेशन के सहित, उस ऑपरेटिव के सहित। हेड का मतलब होता है मुखिया, हेड मास्टर यानी मास्टरों का जो मुख्य मास्टर होता है, हेड मास्टर। हेड ऑफिस, हेड क्लर्क और हेड बॉय। वाइस देखो यहाँ पे, वाइस राय, वाइस चांसलर, जो सहायक चांसलर है उसे कहेंगे वाइस चांसलर। वाइस प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष। तो जो सहायक अध्यक्ष है उसे कहेंगे उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों तो आज हमने यहाँ पे उपसर्गों के बारे में अध्ययन किया दोस्तों, और जितने भी उपसर्ग होते हैं अधिक से अधिक मैंने कोशिश की कि अधिक से अधिक आपको यहाँ पे उपसर्ग बताए जाएं और उनके एग्जाम्पल आपको बताए जाएं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, और आपके उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये सारे आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा की। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है आगामी एग्जाम के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आ जाएगा प्रत्यय का, उसमें हम आपके लिए लाएंगे प्रत्यय के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, और साथ ही साथ प्रत्यय के प्रकार, वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें आ जाएगा कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप उपसर्ग को लगातार प्रैक्टिस कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए, और उपसर्ग और प्रत्यय के जो एमसीक्यू होंगे वो हम एक साथ लेके आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।